हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं रुद्र एजुकेशन जोन अपने मित्र गौरव के साथ। दोस्तों, आज हम लेकर के आ गए हैं अपने BLIS के बच्चों के लिए एग्ज़ाम स्पेशल क्लास। जी हाँ, बच्चे काफ़ी दिन से कमेंट कर रहे थे कि सर BLIS का एग्ज़ाम शुरू होने वाला है और BLIS का जो है पहला पेपर है वो है 19 जुलाई को। ठीक है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज से जो है कि हमारी जो है एग्ज़ाम स्पेशल क्लास जैसे पिछले एग्ज़ाम में हुई थी उसी टाइप का मैं प्रयास करूंगा कि इस बार भी एग्ज़ाम स्पेशल क्लास हो सके और जिससे कि बच्चों को फ़ायदा हो सके। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए हुए आज शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत आज हो रही है BLIS 06। जी हाँ, BLIS 06 आपका कोड है। BLIS 06 है संदर्भ एवं सूचना स्रोत। ठीक है, BLIS 06 संदर्भ एवं सूचना स्रोत। और इसका जो पेपर है वो है 19 जुलाई को। ठीक है, सेकेंड सेमेस्टर के बच्चे जो है पेपर देंगे 19 जुलाई 2023 को। सेकेंड सेमेस्टर का जो है कि ये पहला प्रश्न पत्र BLIS 06 है और आज हम लोग इसी पर विचार विमर्श करेंगे और देखेंगे कि संदर्भ एवं सूचना स्रोत क्या है। ठीक है, इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। पहले तो पढ़ेंगे इकाई 1 में संदर्भ एवं सूचना स्रोत। ठीक है, इकाई 1 में क्या पढ़ेंगे, संदर्भ एवं सूचना स्रोत। 2 में पढ़ने वाले हैं विश्वकोश। ठीक है, ये आपका पेपर शुरू होने के एक दिन पहले तक सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। विश्वकोश है। तीसरा है आपका शब्दकोश है। ठीक है, और चौथा है भौगोलिक सूचना स्रोत, प्रकृति, प्रकार और मूल्यांकन। ठीक है, 4 इकाइयों में बटा हुआ है ये आपका संदर्भ एवं सूचना स्रोत। ठीक है, आप लोग अगर कहेंगे तो मैं एक दिन लाइव क्लास भी चला दूंगा इस पर, जिसमें कि सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, और ये जो BLIS 06 है, ठीक है, जो BLIS 06 है ये अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर है और इससे नंबर भी काफ़ी अच्छे उठते हैं। ठीक है, नंबर इससे काफ़ी अच्छा आप गेन कर पाएंगे, मेरा विश्वास कीजिए। बिल्कुल थ्योरेटिकल है। ठीक है, कोई प्रैक्टिकल नहीं है, बिल्कुल थ्योरी है। आपको थ्योरी लिखनी है। ठीक है, और अच्छे खासे नंबर इससे आप गेन करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं इस पेपर में कि संदर्भ एवं सूचना स्रोत होता क्या है और इसका हमारे जीवन में क्या महत्व है। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे सूचना स्रोत का प्राथमिक स्रोत आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। और हाँ, ध्यान दीजिए, लास्ट में आज मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ सेमेस्टर एग्ज़ाम 2022 का पेपर। ठीक है, BLIS 06 का पेपर है आज मेरे पास। ठीक है, तो लास्ट में वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिए क्योंकि लास्ट में मैं आप लोगों को आज दिखाऊंगा। ठीक है, BLIS 06 का पेपर ज़रूर दिखाऊंगा और उससे आपको काफ़ी सहायता मिलेगी। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। आइए चलिए शुरू करते हैं वीडियो। संदर्भ एवं सूचना स्रोत क्या है भाई, परिचय देखिए यहाँ पर इन्फॉर्मेशन एंड रेफरेंस सोर्सेज, इसका इंट्रोडक्शन है। देखिए एक एक लाइन में पढ़ता जा रहा हूँ। ठीक है, जहाँ भी समस्या हो, जो भी समस्या हो कमेंट सेक्शन में पूछेंगे, दोबारा समझाऊंगा। सूचना अनेक प्रकार की होती है और अनेक प्रकार के स्वरूपों, अनेक प्रकार की भाषाओं में होते हैं, जिनके माध्यम से अनेक प्रकार के उद्देश्यों की प्राप्ति होती है। ठीक है, जी हाँ, बिल्कुल सही कहा इन्होंने कि सूचनाएं जो हैं अनेक प्रकार की होती हैं और अनेक प्रकार से हमको क्या होती हैं, प्राप्त होती हैं। ठीक है, और उसका हम आगे भी अनेक प्रकार से उपयोग करते हैं। ठीक है, जिसके माध्यम से अनेक प्रकार के उद्देश्यों की प्राप्ति होती है। ठीक है, अतः जानकारी प्राप्त करने हेतु इनके स्रोतों अर्थात जिन वस्तुओं से ये निहित होते हैं उन्हें सूचना स्रोत कहा। जहाँ से हमको ये सूचना, जो इसका ऑरिजिन है, जहाँ से हमको सूचना प्राप्त हो रही है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग सूचना स्रोत कहते हैं। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे सूचना स्रोत, जहाँ से हमको सूचना प्राप्त हुई है। ठीक है, सूचना स्रोत का तात्पर्य है जहाँ से सूचनाएं प्राप्त होती हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि सूचनाएं तो साधारण पुस्तक से भी प्राप्त होती हैं, फिर संदर्भ स्रोत और साधारण ग्रंथों में अंतर क्या है। दोनों प्रकार के ग्रंथों में मूलभूत अंतर, जिसको समझना भी यहाँ आवश्यक है। सामान्य ग्रंथ सतत पढ़ने के लिए लिखा जाता है तथा इसे वाक्य दर वाक्य अथवा पैरा दर पैरा के रूप में या फिर पाठों के रूप में लिखा जाता है। इन प्रकारों के ग्रंथों का विकास पाठकों की जानकारी, मनोरंजन और उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तथा उन्हें पढ़ने हेतु निर्गत किया जाता है। इनका विषय सरल भी हो सकता है और जटिल भी हो सकता है तथा विषय की निरंतरता बनी रहती है, परंतु संदर्भ ग्रंथों की रचना निरंतर अध्ययन के लिए नहीं की जाती है। उनका अध्ययन ग्रंथालय के अंदर ही किया जाता है।
इनकी रचना किसी विशेष प्रणाली के अनुसार होती है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। साधारण सामान्य ग्रंथ और ये जो आपका जो ये है ग्रंथ है, जटिल ग्रंथ है, संदर्भ ग्रंथ है, सामान्य ग्रंथ और संदर्भ ग्रंथ। संदर्भ ग्रंथ का जो है कि विकास किस लिए किया गया है, ये आप ध्यान से देख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि इनकी रचना, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसकी रचना की बात की गई है। जो आपके संदर्भ ग्रंथ हैं इसकी रचना की जाती है कहाँ के लिए, तो ग्रंथालय में अध्ययन करने के लिए। ठीक है, संदर्भ ग्रंथ जो है एक सरल सी भाषा में समझ लीजिए कि सामान्य ग्रंथ जैसे आपके कहानी की पुस्तक हो गई। ठीक है, कहानी पढ़ रहे हैं। ठीक है, कोई आपका हो गया जैसे कि आप सामान्य जानकारी के लिए पढ़ रहे हैं, सामान्य ज्ञान की पुस्तक हो गई। तो ये सारी चीज़ें क्या है, एक सामान्य सी पुस्तक है जो आपको जानकारी देती हैं, सामान्य जानकारी देती हैं। लेकिन संदर्भ ग्रंथ क्या है, एक विशेष प्रकार की पुस्तक है जिसका उपयोग जो है किसी विशेष कार्य के लिए किया जाता है। ठीक है, सिंपल शब्दों में। ठीक है, सामान्य ग्रंथ क्या है, जो हमको सामान्य जानकारी प्रदान करते हैं, और संदर्भ ग्रंथ क्या है, जो हमको एक विशेष जानकारी प्रदान करता है किसी विशेष उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए। तो समझ आ गया होगा इस पैराग्राफ का अर्थ। आगे चलते हैं। डॉक्टर रंगनाथन के मतानुसार संदर्भ पुस्तक, ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिए, डॉक्टर रंगनाथन के मतानुसार संदर्भ पुस्तक सूचनाओं का संकलन एवं संगठन इस प्रकार करती है कि अभीष्ट सूचना तत्काल एवं विशद रूप से सामने आती है। ठीक है, जो अभीष्ट सूचना है वो तत्काल और विशद रूप से सामने आ जाती है। लुईस सोर्स ने इसकी व्याख्या इस प्रकार की है कि संदर्भ पुस्तक किसी विशेष सूचना को प्राप्त करने हेतु प्रयुक्त की जाती हैं। मैंने अभी बताया ना, सरल शब्दों में मैंने क्या बताया कि सामान्य ग्रंथ क्या है, सामान्य जानकारी प्राप्त करने के लिए, और विशिष्ट ग्रंथ कहा जाए या एक तरह से संदर्भ ग्रंथ कहा जाए तो इसका उपयोग कब किया जाता है, कोई विशेष प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के लिए या किसी विशेष कार्य को सफल बनाने के लिए। ठीक है, संदर्भ पुस्तक किसी विशेष प्रकार की सूचना को प्राप्त करने हेतु प्रयुक्त की जाती है, विशेष प्रकार की सूचना को प्राप्त करने के लिए। समझ आ गया आप लोगों को। आगे चलते हैं। आगे हम लोग देखेंगे संदर्भ, अच्छा, अनेक प्रकार की भाषाओं स्रोतों। ठीक है, ये हमारा वही पेज है। चलिए और आगे चलते हैं। आगे हम देखेंगे कि जो अमेरिकन लाइब्रेरी, अभी हमने बात किया था ना, अमेरिकन लाइब्रेरी के अनुसार तो यहीं वो उसकी परिभाषा दी गई है। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ से आपको बता देते हैं फिर से एक बार। अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन, ठीक है, AAL वो लिखा है ना शॉर्ट फॉर्म में, वहीं अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। ग्लोसरी ऑफ लाइब्रेरी वर्क्स में इसकी परिभाषा इस प्रकार दी गई है कि निश्चित विषयों की जानकारी के लिए इसकी रचना विशिष्ट संयोजन पद्धति के द्वारा की जाती है। इसका अध्ययन कदाचित ही किया जाता है और इसका उपयोग पुस्तकालयों के अंदर ही सीमित है। ठीक है, विंचल, संदर्भ ग्रंथ किसी निश्चित अंश को संदर्भित करने या परामर्श के लिए होते हैं। ठीक है, इस प्रकार गेट्स ने परिभाषित करते हुए क्या कहा भाई, गेट्स ने भी कहा, गेट्स की परिभाषा ये है, यह एक ग्रंथ है जिसे किसी विशेष विषय, किसी घटना, किसी व्यक्ति, किसी आंकड़े, किसी स्थान या किसी शब्द से संबंध, सहायता या सूचना के लिए परामर्श किया जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिए, डॉक्टर रंगनाथन जी की परिभाषा यहाँ पर आ गई है और ये जो है कि एक संपूर्ण परिभाषा होगी आपके लिए। डॉक्टर रंगनाथन संदर्भ ग्रंथ की अत्यंत विस्तृत और व्यापक परिभाषा दी है। इस परिभाषा को ध्यान से देखिए, यह एक ऐसा ग्रंथ है, ठीक है, संदर्भ ग्रंथ एक ऐसा ग्रंथ है जिसकी रचना इस प्रकार की जाती है जिसका अवलोकन किसी विशेष सूचना के लिए किया जाए। इससे अध्युपांत नहीं पढ़ा जाता। यह लघु परंतु विभिन्न प्रकार के समुच्चय या अशब्द प्रविष्टियों के आंतरिक रूप से जुड़े होते हैं। प्रविष्टियों का क्रम विचार क्रम से पूर्णतः निर्धारित नहीं किया जाता। इसका निर्धारण चयनित व्यवस्था की पद्धति से किया जाता है। ठीक है, ये थी डॉक्टर रंगनाथ जी की परिभाषा। ठीक है, ध्यान से देख लीजिएगा और आगे हम लोग चलते हैं। ठीक है, और आप लोगों को आज पेपर भी दिखाना है, सेमेस्टर जो पिछली सेमेस्टर परीक्षा का पेपर है। ठीक है, सेमेस्टर एग्ज़ाम पेपर हुआ था
2022 वाला, ठीक है, 2022 वाला आपको आज पेपर भी दिखाना है वीडियो के लास्ट में, ठीक है। इसलिए वीडियो के लास्ट में यानी कि अंत तक आप लोग बने रहिए और पेपर देखिए और उससे आप लोग सीख लीजिए कि किस टाइप का पेपर आएगा, क्या पैटर्न होगा। और पेपर पैटर्न देखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। पेपर पैटर्न तो आपने एक बार देख लिया होगा आपने असाइनमेंट लिखते समय, जब आप असाइनमेंट लिख रहे थे तभी देख लिए होंगे पेपर पैटर्न क्या है। लेकिन एक बार अब आपको मैं पेपर भी दिखा देता हूँ कि किस टाइप का पेपर UPRTOU यानी कि उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय में आता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं सूचना स्रोत श्रेणी इन्फॉर्मेशन सोर्सेज, ठीक है। यहाँ पर देखिए सूचना स्रोत अनेक स्वरूपों एवं भाषाओं में प्रकाशित होते हैं जिनके माध्यम से अनेक प्रकार की सूचनाएं और आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। शोध छात्रों को तो इनकी तथा इनके अंतर्गत उपलब्ध सूचना प्रकारों का ज्ञान आवश्यक रूप से होना चाहिए जो शोध छात्र हैं, ठीक है, जो शोध कर रहे हैं। साथ ही पुस्तकालय अध्यक्ष एवं पुस्तकालय कर्मियों के लिए भी इनकी पूर्ण जानकारी आवश्यक है, तभी प्रभावी संदर्भ एवं सूचना सेवाएं प्रदान की जाती हैं। सूचना स्रोत है क्या, तात्पर्य और परिभाषा यहाँ देखिए। सूचना स्रोत, अच्छा, संदर्भ स्रोत के बारे में बात हो गई वहाँ पर, यहाँ सूचना स्रोत के बारे में बात हो रही है। सूचना स्रोत वे स्रोत हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा, सूचना स्रोत तात्पर्य में परिभाषा यहाँ लिखी गई है। सूचना स्रोत वे स्रोत हैं जो सूचना प्राप्त हो सकती है। यह स्रोत कोई ग्रंथ हो सकता है, व्यक्ति हो सकता है, संस्था हो सकती है, लेकिन मुख्य रूप से हम ग्रंथों, पुस्तकों एवं अध्ययन एक सूचना स्रोत के रूप में कहते हैं। सूचना स्रोत को इस प्रकार परिभाषित किया जाता है, ठीक है। चलिए भाई नीचे देखिए, वेयर वन कैन कलेक्ट गेट एक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन दैट प्लेस इज कॉल्ड सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन। बड़ी अच्छी, बड़ी सुंदर परिभाषा दी गई भाई। अच्छा, इसको भी देख लेते हैं। अ पर्सन गेट्स एन आइडिया फ्रॉम द मीडिया, दैट मीडिया इज़ कॉल्ड सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, ये बहुत ही सुंदर डायग्राम बनाया गया है सूचना स्रोत के प्रकारों का। सूचना स्रोत के प्रकार और श्रेणियाँ, किस प्रकार से सूचना स्रोत के, सूचना स्रोत के कितने प्रकार हैं और उनकी श्रेणियाँ कौन कौन सी हैं, इसको ध्यान में रखिए, ध्यान देना बहुत ज़रूरी है और ये परीक्षा में पूछा भी जाता है। तो यहाँ पर देखिए सूचना स्रोत, ये आपका सूचना स्रोत कितने प्रकार का है, डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज और नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज, यानी कि प्रलेखी स्रोत और अप्रलेखी स्रोत, दो प्रकार का है। प्रलेखी स्रोत के 3 प्रकार हैं, प्राथमिक स्रोत, द्वितीयक स्रोत, तृतीयक स्रोत। 3 स्रोत हो गए ना, यही बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं बताऊंगा पूरा। औपचारिक स्रोत और अनौपचारिक स्रोत, ठीक है। अप्रलेखी में, नॉन डॉक्यूमेंट्री में क्या है, 2 है, फॉर्मल है और इनफॉर्मल है। और इसमें आपका प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टेरिटरी, यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका सूचना स्रोत की प्रकार की श्रेणी है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब हम लोग यहाँ पर बात करेंगे प्रलेखी सूचना स्रोत यानी कि डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज, जो कि पहला प्रकार था। और इसका अभिप्राय उन सूचनाओं स्रोतों से है जो परंपरागत स्वरूप में अपरंपरागत स्वरूपों में निहित एवं प्रकाशित होती हैं। परंपरागत सूचना स्रोतों में 3 श्रेणियाँ हैं, प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक, ठीक है। यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं प्राथमिक सूचना स्रोत। और प्राथमिक सूचना स्रोत जैसे ही समाप्त होता है हम आपको पेपर भी दिखाएंगे, ठीक है। और वो आप पेपर देख के समझ जाएंगे कि चैप्टर 1 से केवल चैप्टर 1 से कितने क्वेश्चन फंस रहे हैं। चैप्टर 1 से 2 या 3 क्वेश्चन आपके चैप्टर 1 से फंसे हैं 2022 में, ठीक है। चैप्टर 1 बहुत ही इंपॉर्टेंट हो रहा है, इसलिए ध्यान से देखिए। प्राथमिक सूचना स्रोत क्या है भाई, इस प्रकार के सूचना स्रोत में मौलिक प्रकाशन सम्मिलित होते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। प्राथमिक सूचना स्रोत में मौलिक प्रकाशन सम्मिलित होते हैं जिसमें वांछित एवं उपयोगी सूचना सामग्री उपयोगकर्ता प्रत्यक्ष रूप में प्राप्त करते हैं। दूसरे शब्दों में मौलिक अनुसंधानों, किसी विषय का विकास एवं मूल विवरण तथा वर्णन, उनके अन्य प्रयोग का विवरण, किसी विचारधारा अथवा विषय वस्तु की नवीन एवं मौलिक व्याख्या, पुनर्व्याख्या अथवा किसी प्राचीन एवं लुप्त विषय का वस्तु की खोज या मौलिक वर्णन की प्रथम बार प्रकाशन, ये क्या है, प्राथमिक सूचना स्रोत हैं। अब लेखकों को प्राथमिक सूचना स्रोत की संज्ञा दी गई है। वैज्ञानिकों ने अंतिम प्रतिवेदन में जो पत्रिकाओं में प्रकाशित होते हैं वे सूचना के प्राथमिक स्रोत होते हैं। प्राथमिक स्रोतों के रूप में अन्य सूचना सामग्रियों को भी सम्मिलित किया जाता है, जैसे दैनिक समाचार पत्रों के प्रतिवेदन, मोनोग्राफ, शोध प्रबंध, पेटेंट एवं पांडुलिपियाँ। कुछ प्राथमिक स्रोतों के प्रकाशित नहीं हो पाते, जैसे शासन के प्रतिवेदन, ये नहीं प्रकाशित हो पाते हैं। दैनिक समाचार पत्रों के प्रतिवेदन जो प्रकाशित होते हैं प्राथमिक स्रोत हैं। मोनोग्राफ, शोध प्रबंधन, पेटेंट, पांडुलिपियाँ। अच्छा, ये देखिए। और आगे चलते हैं हम लोग। प्राथमिक स्रोतों की उपयोगिता क्या है भाई, प्राथमिक या मौलिक सूचना स्रोतों के आधार पर दूसरे नवीन स्रोतों की रचना करने की सुविधा। अच्छा, जब आपको पहला मौलिक स्रोत प्राप्त नहीं होगा तो आप आगे चल के और कैसे विकास करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए पहला क्या है, पहला ज़रूरी है मौलिक स्रोत या प्राथमिक सूचना स्रोत। शोध के कार्य में अनावश्यक पुनरावृत्ति से बचने में सुविधा होती है, ठीक है। शोध के कार्य में अनावश्यक पुनरावृत्ति नहीं होती है, क्योंकि जब आपको प्राथमिक सूचना स्रोत मिल गया तो उस चीज़ को बार बार आप क्या करेंगे, रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है। आप आगे बढ़ेंगे और आप नए
परिणाम को खोजने के लिए निकलेंगे। ठीक है, इनकी सूचना आंकड़ों प्रमाणिक मौलिक होते हैं। ठीक है, प्राथमिक स्रोत जो हैं मौलिक होते हैं, ध्यान दीजिएगा। प्राथमिक स्रोतों के अंतर्गत मुख्य रूप से निम्नलिखित सूचना स्रोतों को रखा गया, जैसे सामयिका, शोध पत्रिका, मैगजीन, धारावाहिक, बुलेटिन, सम्मेलन, कार्यवाहियाँ, आलेख, शोध प्रतिवेदन, पेटेंट्स, मानक। ध्यान दीजिएगा, आपके इस पेपर में मानक पूछा गया है। ठीक है, व्यावसायिक साहित्य शोध प्रबंधन है। प्राथमिक सूचना स्रोतों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। शोध, अच्छा ये देखिए भाई, रिसर्च रिपोर्ट, इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। रिसर्च रिपोर्ट क्या है? रिसर्च रिपोर्ट यानी शोध प्रतिवेदन होता क्या है? किसी भी अनुसंधान के क्षेत्र में प्रारंभिक शोध साहित्य एक मौलिक प्रकार होने के कारण इन प्रतिवेदनों को प्रगति विवरण के रूप में क्षणिक संदर्भ के लिए उपयोग किया जाता है। परियोजनाओं के शोध एवं विकास की विवरण को प्रायः शोध प्रतिवेदन कहा जाता है। इनके विस्तार और सामयिकों असुविधाओं के कारण शोध प्रतिवेदनों को पृथक से प्रकाशित किया जाता है। ऐसे प्रतिवेदन शासकीय क्रियाकलापों, औद्योगिक क्रियाकलापों, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अंतरिक्ष, आणविक ऊर्जा आदि क्षेत्रों में शोध पर आधारित होते हैं। कुछ प्रतिवेदन अर्थ प्रकाशित होते हैं। उदाहरण, अच्छा भाई ठीक है, चलिए उदाहरण यहाँ हो गया। मानक, देखिए हमने बात किया था अभी मानक की, और मानक आपके पेपर में पूछा गया है 2022 वाले में, सेमेस्टर एग्जाम में। मानक होता क्या, स्टैंडर्ड क्या होता है भाई? मानक एक ऐसी लघु पत्रिका है जिसके अंतर्गत विधियाँ, गुण एवं मापन आदि दिए जाते हैं। मानक सूचना के प्राथमिक स्रोतों में महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। ठीक है, प्राथमिक प्रतिदिन हो रहे अनेक प्रकार के उत्पादन में साम्यता, एकरूपता, सुसंगति स्थापित करने के लिए मानकों की आवश्यकता अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आवश्यक माना जाता है। ठीक है, क्योंकि इनके आधार पर उत्पादों में विशिष्टीकरण, सामान्यीकरण और स्थानों में उपयुक्त होने वाली विशेषता जो भी है सब कुछ आ जाता है इसमें। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। उत्पादों के वितरण में सुविधा होती है। प्रत्येक राष्ट्र में मानक संस्था यानी कि स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन स्थापित किए जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी वस्तुओं के निर्माण एवं उत्पादन में एकरूपता की सुसंगति लाने की दृष्टि से अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन ISO की स्थापना की जाती है। मानकों का निर्धारण अंतर्राष्ट्रीय निकाय, क्षेत्रीय निकाय और राष्ट्रीय प्रणाली करता है। ध्यान दीजिएगा भाई, ये है मानक। मानक आप समझ गए होंगे, केवल इसकी परिभाषा को ध्यान दीजिए कि मानक एक ऐसी लघु पत्रिका है जिसके अंतर्गत विधियाँ, गुण एवं मापन आदि दिए जाते हैं। ठीक है, ये है आपका मानक, ये जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, मानक, हाँ चलिए मानक के बारे में तो बात हो गई। अब सामयिका क्या है भाई? पीरियोडिकल्स यानी कि सामयिकियाँ। ठीक है, मौलिक शोध का प्रकाशन अधिकांश शोध पत्रिकाओं में आलेखों के रूप में होता है। वैज्ञानिक सूचना के प्रसार एवं संचार के लिए प्रमुख साधन शोध पत्रिकाओं एवं सामयिकियों में प्रकाशित लेख हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, सामयिकियों के अंतर्गत शोध पत्रिकाएं, मैगजीन, ये सब सामयिकी में आता है। समसामयिकी, धारावाहिक, बुलेटिन आदि प्रकाशित होते हैं। शोध पत्रिकाएं नवीनतम सूचना प्रस्तुत करती हैं जो आलेखों के रूप में प्रकाशित होते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इंडियन जर्नल ऑफ केमिस्ट्री 2006 न्यू दिल्ली, पब्लिकेशन एंड इंफॉर्मेशन डायरेक्टर, ये मंथली। अच्छा, ये जो समसामयिकियाँ प्रकाशित हुई हैं उसके बारे में बताया गया। अच्छा भाई चलिए, व्यावसायिक साहित्य क्या है? ट्रेड लिटरेचर, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकता है 2023 के लिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि इम्पोर्टेंट हो सकता है। औद्योगिक एवं व्यावसायिक कार्यक्रम के बिना कोई भी राष्ट्र प्रगति नहीं कर सकता। ठीक है, बिल्कुल सही बात है भाई, औद्योगिक एवं व्यापारिक कार्यक्रम के बिना कोई राष्ट्र प्रगति नहीं कर सकता। ठीक है, इस क्षेत्र की प्रगति के लिए सूचना एवं ज्ञान विवरण के स्रोतों की जानकारी के लिए उनका उपलब्ध होना अपना पृथक महत्व रखता है। ये स्रोत एक मार्गदर्शक के रूप में होते हैं और जैसे किसी ढंग उत्तम वस्तुओं के निर्मित किए जाते हैं, किस प्रकार से उन्हें किस प्रकार से विक्रय किया जाए, प्रोत्साहन दिया जाए, उसके लिए है। जैसे टेक्निकल बुलेटिन हो गया, प्राइस लिस्ट हो गया, डाटा सीट हो गया। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या है, व्यावसायिक साहित्य में आता है। अच्छा, शोध प्रबंधन क्या है भाई? विश्व के विभिन्न विश्वविद्यालयों एवं शोध संस्थाओं के अंतर्गत अनेक प्रकार के शोध किए जाते हैं। ये शोध मुख्य रूप से शोधार्थियों द्वारा डॉक्टरेट की उपाधि अर्जित करने के लिए, अच्छा शोध प्रबंधन, उसी को शोध करने के लिए जो प्रबंध किए जाते हैं उसी को शोध प्रबंधन कहते हैं। सिंपल भाषा में, हमारी भाषा में आप इसको सीख सकते हैं। ठीक है, कि शोध को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए, पूर्ण करने के लिए जो भी प्रबंधन कार्यक्रम होते हैं उसी को शोध प्रबंधन कहते हैं। देखरेख विभिन्न संपन्न किया जाता है। कभी कभी ऐसे शोध प्रबंध पुस्तकों में मोनोग्राफ के रूप में प्रकाशित भी होते हैं। यहाँ पर देखिए कुछ शोध प्रबंधन के बारे में दिया गया है। ठीक है, हिंदी भक्ति साहित्य लोक तत्व काशी हिंदू विश्वविद्यालय PhD की उपाधि के लिए। अच्छा भाई, अप्रकाशित स्रोत क्या है भाई? अप्रकाशित स्रोत क्या होते हैं? कुछ सूचना स्रोत ऐसे भी होते हैं जिनका प्रकाशन नहीं हो पाता है, उन्हें उपयोगिता की दृष्टि से इसे मौलिक प्राथमिक सूचना स्रोतों की श्रेणी में रखा जाता है। साहित्य मानव की, अच्छा भाई ठीक है, स्मरण और ज्ञापन डायरी, ये प्रकाशित नहीं हो पाए लेकिन ये भी महत्वपूर्ण है। ठीक है ना, ये क्या है, महत्वपूर्ण है। अच्छा, हमने बात किया था ना
कि मानक के बाद हम आपको ले चलेंगे सीधा परीक्षा। अच्छा हाँ, ये देखिए परीक्षा, ये पेपर कोड हो गया। सत्रांत परीक्षा जून 2022 का है, ग्रंथालय एवं सूचना विज्ञान में स्नातक। ठीक है, ये है आपका पेपर। आइए अब हम लोग चर्चा कर लेते हैं BLIS 06। ध्यान दीजिएगा, BLIS 06। आइए आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि आंसर 6 क्वेश्चन इन ऑल, सेलेक्टिंग 3 फ्रॉम ए सेक्शन A से 3 और 1 फ्रॉम B एंड 2 फ्रॉम C। ठीक है, आइए सीधा चलते हैं क्वेश्चन पर और देखते हैं। संदर्भ सेवा की परिभाषा दीजिए, इसके प्रकार बताइए। ध्यान दीजिएगा, पहले चैप्टर से ध्यान दीजिएगा। शब्दकोश क्या है, ये भी पढ़ाऊंगा, ये भी पहले चैप्टर में ही है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। शब्दकोश क्या है, इसके प्रकारों एवं क्षेत्र की विस्तृत चर्चा कीजिए। राष्ट्रीय ग्रंथ सूची की परिभाषा दीजिए और भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथ सूची की व्याख्या कीजिए। इसके महत्वपूर्ण अभिलेखों का उद्धृत कीजिए। ध्यान दीजिएगा, ठीक है, इन प्रश्नों को ध्यान से देखिए, ये आपके लिए बहुत ही सहायक सिद्ध हो सकते हैं। ठीक है, अच्छा देखिए भाई, हैंडबुक नियम संरचना, ये क्या है, ये भी आपको पहले चैप्टर में ही मिलेगा, इसको भी मैं पढ़ाऊंगा। हैंडबुक क्या है, ठीक है, ये आपका द्वितीयक स्रोत है, ये मैं बताऊंगा, सूचना स्रोत का द्वितीयक स्रोत है। ठीक है, इसको मैं बताऊंगा, कल बताऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। भौगोलिक स्रोत की परिभाषा दीजिए और ये आपका लास्ट में मिलेगा। भौगोलिक स्रोत क्या मिलेगा, चौथे इकाई में मिलेगा आपका भौगोलिक स्रोत। ठीक है, ये भी मैं बताऊंगा। अच्छा भाई, और क्या, जीवन चरित्र स्रोत की व्याख्या कीजिए और संदर्भ सेवा में रेफरल सेवा के बारे में बताइए। ठीक है, ये भी हम बता देंगे भाई, इसमें से एक करना है। ठीक है, और सेक्शन C कहाँ गया, सेक्शन C देखिए, मानक। सेक्शन C देखिए, शॉर्ट नोट लिखने के लिए आता है। मानक, पंचांग, पुनरुत्पाद सेवा क्या है, ठीक है, रिप्रोग्राफी सर्विस क्या है। ठीक है, ये ध्यान से देखिए, ये छोटे छोटे हैं, ये बहुत अच्छे नंबर दे के जाते हैं। 6 नंबर बताइए, अच्छे से लिख दिया तो 5 नंबर तो मिल ही जाएंगे, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय है। ये नंबर देने में कंजूसी नहीं करते हैं, बड़े ही अच्छे वहाँ के शिक्षक होते हैं। आप लोग अगर थोड़ा भी लिखते हैं, क्योंकि ये ओपन यूनिवर्सिटी है, अगर आप थोड़ा भी लिखते हैं तो वो लोग नंबर बहुत अच्छा देते हैं। ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, तो आज का जो ये वीडियो था आप लोगों को कैसा लगा, ये देखिए, आपको मैं ध्यान से बता दूं, BLIS 06 के लिए वीडियो था। इसका एग्ज़ाम है 19 जुलाई को। ठीक है, तो आप लोग आज से पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, अगर अच्छे नंबर पाना चाहते हैं तो BLIS एग्ज़ाम स्पेशल क्लास 2023। और अगर क्लास अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा बिना स्किप किए। और अगर आपको और भी इसी तरह की वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।